आप लोगों ने कोरोना पर इतने सवाल पूछे कि हमने सोचा कि किसी बड़े एक्सपर्ट से बात कर ली जाए, ताकि आप भी कहें बात तो सॉलिड है। और ये इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपके मन की बात ना पूछते, आगे पीछे सब पूछ लिया और इन्होंने जवाब भी ऐसे दिए कि मुझ तक को समझ में आ गया। क्या स्कूल नहीं खुलने से हमारे बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है? और ये टीके जब लैब में बन गए तो हमें क्यों नहीं लगाए जा सकते? हमारी जो जड़ी बूटियां हैं उनसे कोरोना का इलाज नहीं हो सकता? तो ये सारे सवाल हमने पूछ डाले डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन से। ये WHO में चीफ साइंटिस्ट हैं। इससे पहले ICMR, बहुत नाम सुन रहे होंगे इन दिनों आप, भारत में हेल्थ रिसर्च की टॉप बॉडी है, उसकी हेड थी। तो स्वागत है डॉक्टर स्वामीनाथन आपका। नमस्कार। इन दिनों आप पूरी दुनिया भर के देशों का काम देख रही हैं, तो ये बताइए कि कोरोना को लेकर भारत का कैसा रिस्पांस रहा? हमने कहा था कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न है, तो उस समय भारत उनमें से ऐसा देश था जिसने बड़ी जल्दी ही इसको बड़ी गंभीरता से लिया और एक्शन लेना शुरू किया। जी, ये बताइए कि कोरोना का जो खतरा है भारत में, इसको लेके कोई नई चुनौती, कोई नया बदलाव भी दिखाई दे रहा है? स्थिति थोड़ी बदल रही है। शुरू में जो शहर थे, 10 शहर जो थे उनमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का बोझ था, बट अब वो शहर से ग्रामों में और कई और राज्यों में फैल चुका है। तो आगे के महीनों में हम ये देख पाएंगे कि छोटे गांव में और छोटे शहरों में और जिन राज्यों में पहले ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं था, अब धीरे धीरे वहाँ पे केसेस बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ये नेचुरल है। अच्छा, मतलब गांव में ये जो चिंता है वो बढ़ जाएगी। गांव में तो मेरे एक चाचा हैं, उनको जब बोलो कोरोना, वो कहेंगे कहाँ है कोरोना, दिखाओ कोरोना। तो मतलब सरकार गांव में जो ये नई चुनौती है इससे कैसे निपटेगी? वहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटीज़, वहाँ के डॉक्टर और नर्सेस की ट्रेनिंग और वहाँ की जो लोकल कैपेसिटी है उसको बढ़ानी पड़ेगी, और लोगों में भी जो अवेयरनेस है। भारत जो ऐसा देश है जो कई सारे देशों के जैसे है, एक इतना बड़ा देश है, उसमें इतने राज्य हैं, इतने तरह के हमारे एनवायरनमेंट हैं, ट्राइबल हैमलेट्स से लेकर गांव, बड़े शहर और जो मेगा सिटीज़ जिसको कहते हैं, ये कुछ ऐसे काफ़ी जगह हैं भारत में जहाँ पे ये इन्फेक्शन अभी तक फैली नहीं है या बहुत कम है। उन जगहों में हमें सर्वेलेंस की ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स को ज़रूर सर्वेलेंस करके ये पता लगाना पड़ेगा कि कब यहाँ पे इन्फेक्शन अंदर आ रही है और कहाँ तक फैल चुकी है। तो उस तरह का डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है। चेन्नई ने, अहमदाबाद ने, मुंबई ने, धारावी में दिखाया है। वहाँ की स्ट्रैटेजीज़ बिल्कुल अलग हैं। मोबाइल क्लिनिक्स का उपयोग किया है, फीवर कैंप्स लगाए गए थे, क्वारंटीन फैसिलिटीज़ अच्छे बनाए गए थे, लोगों के घर में जाके चेक किया एक एक को। और तीनों शहरों ने, अहमदाबाद, मुंबई और चेन्नई ने दिखाया है कि ये स्ट्रैटेजीज से काफ़ी इन्फेक्शन को कम किया जा सकता है। जी, सरकारें सीख सकती हैं और बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन जो हम लोग हैं, आम जनता हैं, हमारे दर्शक हैं, हम क्या कर सकते हैं? दो ऐसी चीज़ें जो आम लोगों को करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कहते हैं सबको मास्क पहनने के लिए, ये सबसे इफेक्टिव अभी चीज़ है जो सब लोग कर सकते हैं, और जिसमें ना तो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसमें पैसे भी नहीं लगते हैं, पर उसको जब तक ठीक तरह से नहीं पहनेंगे उसका इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। एक आदत और, भारत में कई लोग थूकते हैं बाहर, थूक में भी वो कीटाणु हो सकती है, तो थूकने की आदत जो है वो बंद करें और साफ सुथराई रखें। ये जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली लोगों के जो हैबिट्स हैं उनमें बदलाव लाना पड़ेगा। जी, अब लॉकडाउन की बात करते हैं। इस पे हमारे यहाँ बहुत लड़ाई होती है, हम लोग आपस में खूब लड़ते हैं। कोई कहता है कि ये तो बहुत ज़रूरी था और कोई कहता है इसने बेकार कर दिया। तो आपका क्या आकलन है, लॉकडाउन का भारत को कितना फ़ायदा मिला? काफ़ी चीज़ों में बहुत प्रगति हुई वो 2 महीने में। टेस्टिंग में हुआ, कैपेसिटी बिल्डिंग में हुआ, अस्पताल तैयार किए गए, ऑक्सीजन किया गया, ट्रेनिंग हुई, डेटा कलेक्शन के जो मोडालिटीज़ थे उनको स्ट्रेंथन किया गया, जो डिस्ट्रिक्ट में सर्वेलेंस करनी थी उसको एक्सपैंड किया गया। तो बहुत कुछ हुआ। अब गलतियां तो हमेशा निकाल सकते हैं। कोरोना जब आया तो हमने चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, सबको इसमें लगा दिया,
अब बाकी जो बीमारियां हैं उनका तो बहुत बुरा हाल है। सब जो हैं कोविड पे लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से अब हमें ये हेल्थ वर्कफोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जो आशा और एएनएम्स और बीएचएन्स के पहले काम थे और टीबी के डिपार्टमेंट के स्टाफ के, उनको उस काम पे दोबारा लौटना पड़ेगा। और कोविड के काम के लिए स्पेशली जो हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और पेशेंट के फॉलोअप जो करने पड़ते हैं, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। उसके लिए कुछ अलग वर्कफोर्स हमें बनानी पड़ेगी। वैसे तो लगता है कि मॉल वॉल बंद हैं तो चलो पैसे बच रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि क्या जो मॉल बाजार हैं इन सबको अब खोल देना चाहिए? एक जगह में इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है, वहाँ पे ये सब दुकानें खोलने का टाइम ठीक नहीं है। वो सबसे पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि धीरे-धीरे करना चाहिए। तो जो ज़रूरी है उनको पहले खोला जाए और जो इतनी ज़रूरी नहीं है उनको बंद रखना चाहिए। और अब वो सवाल जिसको लेके पूरी फैमिली परेशान है, क्या अब स्कूल कॉलेज को खोल नहीं देना चाहिए? छोटे बच्चे घर में बहुत दिन रहने से उनके लिए वो अच्छा नहीं है, उनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल है। जैसे ऑनलाइन लर्निंग वगैरह की बात करते हैं, जिनके पास हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं घर में, उनके लिए तो ठीक है, कंप्यूटर है, स्मार्टफ़ोन है, पढ़ने की जगह है, बिजली, पानी सब है। बट कई बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए ये सब चीज़ें नहीं हैं। हाँ, इन्फेक्शन इतना बढ़ रहा है, वहाँ पे तो सोच भी नहीं सकते खोलने की। पर अगर कई ऐसी ज़िले हैं जहाँ पे बड़ा लो लेवल पे इन्फेक्शन है, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे क्या आंगनबाड़ी और गवर्नमेंट स्कूल्स क्या सेफली खुल सकते हैं? क्या सबसे बड़ी क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए सबसे पहले स्कूल खोलना चाहिए? जी, तो बड़े बच्चों की ही पहले शुरुआत होती है, बाकी देशों में जैसे किया गया उन्होंने, बड़े बच्चों के लिए पहले किया है क्योंकि वो समझ सकते हैं और जो भी हम लोग रूल्स उनको बता रहे हैं, उसका पालन वो कर सकते हैं। पर फिर भी कई स्कूलों में तो ये सारी चीज़ों को चेक करना पड़ेगा एक-एक से कि कैसे पानी होना चाहिए, साबुन होना चाहिए, वो फिज़िकल डिस्टेंसिंग के लिए जगह होनी चाहिए। अगर बाहर हो सकता है तो ओपन एयर में क्लास हो सकते हैं। शिफ्ट्स लगा सकते हैं बच्चों के। जहाँ पे हो सकता है हाइब्रिड, जहाँ पे कुछ आएँ और कुछ क्लासेस ऑनलाइन हों। इस तरह से कई नई तरीके अब निकालने पड़ते हैं। और क्या बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं या फिर कहीं बाहर घूमने गए, होटल में रुके? करोड़ों लोगों का रोजगार भी इससे जुड़ा हुआ है। जो ज़रूरी है, उसके बारे में पहले सोचना चाहिए और जो इतना एसेंशियल नहीं है, रिक्रिएशनल है, उसको बाद में। अब रेस्टोरेंट्स की बात करें, तो रेस्टोरेंट्स भी एक बिज़नेस है, जिससे लोग अपना लाइवलीहुड कमा रहे हैं। तो उसको फुल्ली रोक देना, उसमें भी देखा है हमने कि काफ़ी लोग उससे बेरोज़गार हो गए हैं। तो उसके लिए रेस्टोरेंट्स को सेफ्टी से कैसे चलाया जा सकता है? कई ऐसे हैं कि पार्सल सर्विसेज़ कर रहे हैं, टेक अवे सर्विसेज़ कर रहे हैं, वो एक तरीका है। कई देशों ने 50% ऑक्यूपेंसी पे अलाउ किया है रेस्टोरेंट्स को। अंदर का वेंटिलेशन देखना पड़ता है। कई देशों में आउटडोर सीटिंग कर रहे हैं, जहाँ पे हो सकता है वहाँ बाहर। जहाँ तक कि खुली हवा हो और अच्छा वेंटिलेशन हो, वहाँ तक अच्छा है। और हमारे यहाँ कई तरह के दावे आते रहते हैं। कोई जड़ी बूटी से इलाज है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, यहाँ तक कि कई लोग तरह तरह के नुस्खे भी बता रहे हैं। कुछ तो ऐसे एडवाइस हैं जो मतलब सेंसिबल हैं। कोई भी अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं, जैसे पौष्टिक खाना खाना या एक्सरसाइज करना और विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह, योग योग करना, तो ये जो है, ये जो हमेशा हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि ये कोरोना को रोकेगा। पर अपने स्वास्थ्य को, अपने इम्यूनिटी को बढ़ाना अच्छी बात है। बाकी जो दवाइयाँ हैं, चाहे वो एलोपैथिक हों या आयुर्वेदिक हों, कुछ भी हों, उनको टेस्ट करना ज़रूरी है। हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, हमारी जितने भी ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं, उनको उनमें कुछ कई बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो हमारे प्लांट्स और वगैरह से बनी हैं, हर्बल मेडिसिन्स हैं। हो सकता है उसमें कुछ निकले जो प्रिवेंशन में या ट्रीटमेंट में इफ़ेक्टिव हो। बट जब तक हम लोग स्टडीज़ नहीं करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं करेंगे, तब तक पता नहीं लगेगा। तो एक ही कई सब तरह की दवाइयों के लिए
रूल तो एक ही होना चाहिए, जो उसको इफ़ेक्टिव है या नहीं उसको दिखाया जाए अच्छी तरह से, एक ठीक तरह से स्टडी करके। और अगर हम लोग दिखा सकते हैं, तो बहुत ये इसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी भारत की। क्या वैक्सीन में ऐसा डर भी होता है कि इसको लगाने के 1-2 साल बाद भी कोई साइड इफ़ेक्ट आने लगे? क्या कभी ऐसा हुआ है? ऐसे इतिहास में हुए हैं 1 या 2 ऐसे इंसिडेंट, जहाँ पे जो रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनका पता बाद में ही पता लगा है। जैसे कुछ हज़ारों लोगों में टेस्ट होती है, बट फिर आप उसको लेके लाखों में जब लगाते हैं, तो ऐसी बहुत रेयर साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, उसका पता तभी लगता है। इसीलिए मैं कह रही थी कि सावधानी जो है, वो बाद में भी वैक्सीन को लगाने के बाद भी वो सावधानी रहेगी। बट लोगों में कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि जब उनको दिया जा रहा है वो टीका, वो ऐसे कैजुअली नहीं दिया जाता है। भारत में अगर फेज़ 3 ट्रायल शुरू हो जाता है, तो 2-3 महीने में मिलने नहीं लगेंगे? क्या लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? नहीं रखें। और फ़ेज़ 3 शुरू होने का ये भी कोई गारंटी नहीं है कि वो वैक्सीन सफल होगा। सफल। हाँ। 10 वैक्सीन तो को हम लोग फ़ेज़ 3 करेंगे, तो उसमें से शायद 1 या 2 या 3 सफल निकलेंगे। यानी जनवरी से पहले लोग उम्मीद न रखें कि वैक्सीन आ रही है। बिल्कुल। पूरी दुनिया लगी है इसका इलाज ढूंढने, लेकिन आखिर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वह इलाज को लेके क्या डेवलपमेंट है? 2 दवाइयाँ हैं, एक तो स्टेरॉइड है डेक्सामेथासोन, जिसमें ये देखा गया है कि जो सीरियसली इल पेशेंट हैं, जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है या ऑक्सीजन की, उनमें अगर डेक्सामेथासोन का यूज़ किया जाए, तो उसमें उनको बचा जा सकता है। और दूसरी दवाई है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर में सिर्फ ये दिखा गया है कि लोगों का हॉस्पिटल स्टे कम हो सकता है वो देने से। तो वो बाकी ट्रायल्स जो चल रही हैं, उससे पता लगेगा कि रेमडेसिविर का एक्चुअल बेनिफिट क्या है। और कई दवाइयाँ अब ट्रायल्स में चल रही हैं, जैसे काफ़ी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स और नई तरीके के एंटीवायरल ड्रग्स जो बन रहे हैं नए-नए, वो सब टेस्टिंग में गए हैं। और एक अच्छा ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, जो एंटीबॉडी है एक्चुअली, वो एक पेशेंट के एंटीबॉडी से सिंथेटिकली वो बनाया गया है लैब में। तो वो भी अभी टेस्टिंग में अब शुरू हो गया है, उसके क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, तो हो सकता है 2-3 महीने में उसका भी रिजल्ट निकले। और वो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, वो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों में काम आ सकता है। तो ये उम्मीद है कि जैसे हम चलते जा रहे हैं, वैसे दवाइयाँ भी नई निकल रही हैं और डॉक्टर भी सीख रहे हैं कि पेशेंट को मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। और एक दवा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, भारत में पहले मलेरिया के लिए इस्तेमाल होती थी और अब कोरोना के ट्रीटमेंट में यहाँ यूज़ हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब भी इसके लिए बड़े बेचैन रहते थे, अपने आप से इसे लेना शुरू कर दिया था। इसका कितना असर है? हॉस्पिटलाइज्ड केसेस में अभी तक जो भी प्रूफ है, उसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ने कोई फ़ायदा नहीं दिखाया है ट्रीटमेंट में। बट अभी जो माइल्ड केसेस हैं आउट पेशेंट और प्रिवेंशन है, जैसे कोई एक्सपोज हुआ है या कोई हाई रिस्क ऑक्यूपेशन में है, वो लोग अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले, क्या वो बच सकते हैं बीमारी से? उसके लिए अभी कोई प्रूफ नहीं है। अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ स्टडीज़ में से कुछ प्रूफ निकले, और भारत में भी कुछ ऐसे स्टडीज़ चल रहे हैं, जिससे ये भी पता लगेगा। तो मेरे ख्याल से यही ठीक अप्रोच है कि स्टडीज़ को देखें, जो एविडेंस निकल रहा है उसको देखें और उसके ऊपर हम लोग गाइडलाइन बनाएं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्वामीनाथन आपका। धन्यवाद। इन्होंने एक बात बहुत गंभीर कही कि किसी भी दवा या इलाज का एक ही पैमाना हो सकता है कि वास्तव में वो लोगों पे असर कर रही है या नहीं, लोग ठीक हो रहे हैं या नहीं। कहीं सुनी बातों पर तो हम यकीन नहीं कर सकते। इसी तरह से इन्होंने ये भी कहा कि आप किसी नुस्खे पर विश्वास करते हो या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई भी दवा लेते हो, लीजिए, ये आपके लिए ठीक है, लेकिन ये मत सोचिए कि इससे आपको कोरोना नहीं होगा। तो डॉक्टर स्वामीनाथन ने आपके हर सवाल का बिल्कुल बेलौस जवाब दिया है। अब आप भी एक काम कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।